नमस्कार बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का यह चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे और आराम से पढ़ते हुए इस चैप्टर की जितनी भी मुख्य बातों को है सबको समझेंगे, बहुत सारे लोकल एग्जाम्पल को देखेंगे और उसकी मदद से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बना कहाँ से है? तो क्लास 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़े हुए थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, तो उसमें होता क्या था? तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता था? वैसा चेंज जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता है, सॉरी रिवर्स किया जा सकता है, और वैसा फिजिकल चेंज कहलाता है। और वैसा चेंज जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता था केमिकल चेंज कहलाता था। तो ऐसे में होता क्या था, जैसे मान के चलिए कि पेपर को हम फाड़ दिए। अब पेपर को फाड़ने के बाद क्या हो गया? तो इसको हम वापस से क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। तो यह जो है सो क्या हो रहा था, तो रिवर्स तो इसको भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो है सो यह जो है सो फिजिकल सब मतलब कि ये जो फिजिकल चेंज था, तो आखिर था क्या? तो इसके अंदर रिसर्च मतलब इसके अंदर बताया गया, फिर नया एक डेफिनेशन का एक नया पॉइंट जोड़ा गया कि वैसा चेंज जो इरिवर्सेबल हो और क्या हो, तो उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा हो। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो केमिकल चेंज कहलाया, और नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, पेपर को फाड़ने पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, तो जब नया सब्सटेंस नहीं बना तो वो क्या कहलाएगा? केमी फिजिकल चेंज कहलाएगा। चलिए, तो उसी फिजिकल चेंज से क्या हुआ? तो उसी फिजिकल चेंज से हमारे पास जो है सो क्लास 10 के अंदर में एक चैप्टर डिराइव होके आया, नाम है इसका केमिकल रिएक्शन। चलिए केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। वही सेम टू सेम डेफिनेशन, डेफिनेशन भी कुछ अलग नहीं है, डेफिनेशन अपने मन से खुद से बनाना है। ठीक, when two or more substance react and form new substance is called chemical reaction। जब कभी भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलता है और एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं अच्छा केमिकल रिएक्शन में होता है, जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम लोग कोई भी सब्सटेंस घर के अंदर में समझ लीजिए ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो चाय बनाते हैं। चाय में हम लोग करते क्या है? तो टी लीव्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं और वाटर डालते हैं। और कुछ डालते हैं क्या? नहीं। चलिए, तो ये सब मिलकर के क्या बनता है? तो ये सब मिलकर के टी बनता है। अब ये टी है क्या? देखिए बड़ा, ये जो है सो चार अलग अलग सब्सटेंस मिला और एक नया सब्सटेंस मिल बन गया हमारे पास। क्या ये चाय का कलर जो है सो मिल्क के कारण जो है सो वाइट था? नहीं, इसका कलर भी बदल गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यह एक नया सब्सटेंस हमारे पास फॉर्म हो गया। तो यह क्या है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, तो एटम्स के अंदर में भी क्लास 9 में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़े थे, तो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े थे। चलिए, तो एटम्स के अंदर में भी क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है। अब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? क्या जरूरत है केमिकल रिएक्शन करने का? यहाँ पर सवाल आया कि जैसे मान के चलिए कि हम जो है सो क्या किए, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब यह जो है केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन आखिर इसको जुड़ने का जरूरत क्या पड़ा? क्यों जुड़ा ये? ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्यों है, इस सवाल का पहले जवाब जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, तो समझिए जरा। जितना भी एटम्स होता है, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, जितना भी एटम्स है इनर्ट गैस को छोड़ करके, ये सारा का सारा होता क्या है? तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये क्या करता है? तो ये कभी अकेला रहना ही नहीं चाहता है। देखो ना, अकेला रहेगा तो बेचारा सब कमज़ोर होता है। अकेला तुम लोग रह ही नहीं सकते हो, हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हमेशा सब के सब आजकल ग्रुप में रहना पसंद करता है, क्योंकि ग्रुप में अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ग्रुप में अगर नहीं रहेंगे तो मान के चलिए किसी से लड़ाई होगा, कोई जो है सो फोड़ के चले जाएगा। तो इसीलिए करना क्या है? हमेशा ग्रुप में रहना है, ताकि जो है ग्रुप जो है सो हमारे साथ रहे, और ग्रुप रहता है तो आपस में एक बल मिलता है। उसी प्रकार जितना भी एटम सब है ना, ये जितना भी एटम देख रहे हैं, ये सब के सब एटम चाहता है क्या? कि हम हमेशा किसी के साथ ग्रुप में रहें। और इस कारण ये क्या करता है? हमेशा खोजते रहता है कि किसी न किसी से दोस्ती कर ले। और इसी दोस्ती करने के लिए जो खोजते रहता है ना, इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि ये सब रिएक्टिव है,
मतलब ये चाहता है कि किसी न किसी से हम जुड़ जाए। चलिए, तो जैसे कि कार्बन है, ये इसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और CO2 बना लिया। अब ये क्या हो गया, ग्रुप में आ गया। अब इसको किसी का डर नहीं है, जो आएगा उसको फोड़ के चले जाएगा। तो हर एक एटम जो है अकेला रहना चाहता ही नहीं, वो चाहता है कि हमेशा हम ग्रुप में रहें। ठीक है, और इसी के वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब क्या, मेटल जो होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, इस सवाल का जवाब, तो मेटल्स जो होता है वो कोई भी एटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, अपने ग्रुप को कंप्लीट करना चाहता है, और इसी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अब केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर में होता क्या है वो देखिए जरा। जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, चलिए इसमें हुआ क्या वो देखिए जरा। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। नया सब्सटेंस फॉर्म तो करता है, देखो ये नया सब्सटेंस है, देखिए सॉरी ZnSO4 नया सब्सटेंस है, जिंक सल्फेट बना, बट कैसे बना, तो बाय इंटरचेंजिंग द एटम्स। मतलब जो न्यू सब्सटेंस बनता है इन केमिकल रिएक्शन, new substance is formed by interchanging its atoms। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में नया सब्सटेंस जो बनता है वो कैसे बनता है, तो बस एटम को इंटरचेंज करके नया सब्सटेंस बनता है। देखिए जिंक यहाँ पर चले गया और ये क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया, दिस इज न्यू सब्सटेंस। चलिए, तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में नया सब्सटेंस तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है, तो एटम को इंटरचेंज करके बनता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वो देखिए, ये सारा सब्सटेंस जो था ये क्या था, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो द सब्सटेंस which participate in chemical reaction is called reactant। मतलब क्या, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया। अभी आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो यू आर द रिएक्टेंट, बट मान के चलिए कि आप जो अच्छा कर लेंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि आप राजेश सर के क्या है, प्रोडक्ट हैं। लोग कहेंगे कि हाँ राजेश सर से पढ़ा हुआ, मतलब राजेश सर क्या प्रोडक्ट है। वाई यू आर कॉल्ड प्रोडक्ट, बिकॉज आप जो है क्या हो गए, तो आप अब पढ़ करके आप अच्छा कर चुके हैं, तो मतलब आप पढ़ाई कर, जब तक आप पढ़ाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब तक आप क्या है, रिएक्टेंट है। और जैसे ही आप जो है सो पढ़ाई करके ख़त्म करके एक अच्छा कुछ कर लिए, तो आप क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो मतलब क्या, रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है, द सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और इस दोनों के बीच में हमेशा हम लोग एरो का साइन देते हैं। एरो का ही क्यों देते हैं, इज इक्वल टू भी दे सकते हैं, तो ये इसलिए देते हैं क्योंकि यह शो करता है कि यह क्या है, यह एक इरिवर्सिबल चेंज है। मतलब क्या, मतलब ये कि यह जो है सो रिवर्स नहीं हो सकता है। मतलब अगर एक बार इधर से इधर बन गया तो फिर हमेशा के लिए रह गया, अब जो है ये वापस से ऐसे नहीं होगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आगे आ जाते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे केमिकल रिएक्शन बहुत जगहों पर हम लोग आसपास में बहुत जगहों पर देखते हैं कि अलग अलग टाइप का चीज़ होता रहता है,
ठीक है, बाद में पता चलता है कि ये तो केमिकल रिएक्शन था, या फिर कहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन है कौन सा नहीं है, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब लक्षण क्या है। तो इसका पहला लक्षण है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब क्या, अगर कहीं पर भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर आपके गैस फॉर्म कर, देखिए ना आप पेपर जला दिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने का मतलब क्या, गैस बन रहा है। और अगर गैस बन रहा है तो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि जब कभी भी आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन जब भी हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, डाइजेशन देखिए, डाइजेशन हमारे पास एक, डाइजेशन को देखिए, डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर में होने वाला एक जो है सो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन फॉर्म करता है, देखते होंगे गैस बन जाता है बहुत सारे आदमी को। तो वो गैस का फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर में भी डाइजेशन के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है। रेस्पिरेशन, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। चलिए, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल अलग से देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास है केमिकल रिएक्शन के अंदर में, जैसे जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 प्लस H2। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा आखिर ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसको भी बताएंगे, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से आसानी से समझाएंगे इसको, ठीक है। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है, मतलब मात्र आपको जब हम समझा देंगे उसके बाद जैसे आपको बस इतना दे देंगे ना कि Zn+H2SO4 क्या बनेगा, तो आप हर बार सही बनाएंगे, एक बार भी आपसे गलती नहीं होगा। चलिए चलिए, तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। पहला रिएक्शन समझ में आ गया, ये देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। अच्छा, कब समझेंगे कि कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, कब हाइड्रोजन निकल रहा है, कब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो जैसे कैसे समझेंगे। जैसे मान के कोई केमिकल रिएक्शन किया तो कुछ धुआं निकला, लेकिन वो धुआं में कौन सा गैस निकला वो कैसे पता करेंगे। तो मेरे ट्रिक के अनुसार से चलिए चलते हैं। अगर कभी भी आपको वाइट कलर का धुआं दिख रहा है, वाइट मतलब कैसा वाइट, मिल्की वाइट, अगर मिल्की वाइट टाइप में धुआं दिख रहा है आपको किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ब्लैक कलर का धुआं दिख रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और अगर आपको जैसे कैंडल, किसी कोई धुआं निकल रहा है और कैंडल ले जाने पे वो जैसे मतलब कि बर्न कर, जलाते हैं जब उसको, तो वो क्या कर रहा है, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। देखते हैं घर वगैरह में दीप होता है, दीप में जब हम लोग भींगे हाथ से थोड़ा सा टीम उसका बाती को छू लेते हैं तो वो क्या होता है, चरचराने लगता है। या फिर देखे होंगे घर में तेल वगैरह में हल्का सा भी पानी पड़ गया तो वो क्या होता है, चरचराने लगता है। क्यों चरचरा रहा है, क्योंकि उसके अंदर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा गैस बाहर निकल रहा है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटर वगैरह से देखे होंगे आप लोग, धुआं निकलता है एकदम काला कलर का धुआं निकलता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको सूंघने चले जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत आदत है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। 5 मिनट तक अगर हम इसको सांस में ले तो ये सारे ब्लड के अंदर से हीमोग्लोबिन को जैसे ख़त्म कर देता है और जो है सो हमें पैरालिसिस हो सकता है। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से बचना चाहिए। चलिए, दूसरा लक्षण क्या है, तो कैरेक्टर दूसरा लक्षण है इसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया सॉलिड वेस्ट मटेरियल। सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। चलिए, जैसे मान के चलिए हम लोग चाय ही बनाते, चाय चाय किधर गया, चाय मिटा गया। चलिए, तो जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में क्या होता है, हम लोग चाय पत्ती को हम लोग जैसे छान के निकाल देते हैं। तो चाय पत्ती को जो अलग कर रहे हैं वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, और हम लोग वो हमारे लिए वेस्ट सब्सटेंस है। तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर ये सॉलिड सब्सटेंस बच रहा है, मान के चलिए अगर ये सॉलिड सब्सटेंस बच रहा है तो ये सॉलिड सब्सटेंस अलग हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहेंगे। और प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के बाद जो रिएक्शन होता है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है,
ठीक है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन, कुछ भी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कचरा बन रहा है, जैसे मान के चलिए कि हम लोग पेपर को जला दिए, पेपर जलाने से क्या हो गया, तो राख बन गया, एस प्रोड्यूस हो गया। तो एस क्या है, हमारे लिए यूजलेस सब्सटेंस है और वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तीसरा लक्षण पे आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो है चेंज इन कलर। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी कोई रिएक्शन हो रहा है, ऐसे कुछ भी हो रहा है, और उसके अंदर अगर कलर आप देख रहे हैं कि पहले तो ये अलग कलर का था, अचानक से इसका कलर बदल गया, तो अगर कलर बदल गया तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी कभी भी, जैसे मान के चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई फ्रूट जनरली ग्रीन होता है, जब वो पकता है तो क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो भी क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। क्योंकि फ्रूट का कलर क्या था, पहले जो है सो ग्रीन था और अचानक से क्या हो गया, येलो हो गया। तो कलर चेंज हो गया, तो किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। चलिए अगला आ जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे मान के अचानक से वो पहले ठंडा था, अचानक से गर्म हो गया, जैसे मान के चलिए कि चूना में हम लोग पानी मिलाते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि चूना हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस इसमें हम वाटर मिलाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब इसके पास बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जब उसको छूओगे तो खौलने लगेगा वो, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो जैसे क्या कहलाएगा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चलिए पांचवा प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज हमारे पास और लास्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है मतलब पहले जैसे सॉलिड सब्सटेंस था, अब क्या हो गया, लिक्विड बदल गया, लिक्विड से गैस में बदल गया, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है उसका, तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। आप अपने बुक को पढ़िएगा, एनसीईआरटी, एसचन, फाउंडेशन, जो भी आपके पास बुक होगा, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, जैसे हमारे पास जो है सो फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, तो इस प्रकार का जितना भी कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, सबका कलर दिया हुआ होगा बुक के अंदर, एनसीईआरटी में भी दिया है, एक्टिविटी वगैरह एनसीईआरटी में एक्टिविटी के अंदर दिया होगा, ठीक है, तो एक्टिविटी को पढ़िएगा। और उसका कलर जो भी होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू होता है, तो आपको इस टाइप से जो कलर को नोट कर लेना और कलर को याद कर लेना, ये आपको जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें आपको ये बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। कलर आपको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि कलर हमको पता कैसे चलता है, ये कलर जो है किसी भी कंपाउंड का हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है, ठीक है, लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे कलर पता चलता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करें तो कलर को क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन ही हमारे पास, याद कर लीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं। अब मान के चलिए कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मान के चलिए कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब हर बार ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम क्या करें, तो हर एक रिएक्शन को उसके उसमें पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम के अनुसार से लिखे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो एक तरीका डेवलप किया गया, नया टेक्निक डेवलप किया गया। मतलब क्या, जो भी पार्टिसिपेट हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके सिंबल के मदद से क्या करना है, तो उस केमिकल रिएक्शन को लिख देना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो चलिए इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा आपसे, केमिकल इक्वेशन आखिर है क्या, तो द प्रोसेस टू राइट अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula of
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग करते क्या है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, तो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला के आधार पर उसको जैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या कहलाता है, ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कार्बन के लिए सिंबल क्या है, कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अच्छा, सिंबल किसका होता है और फॉर्मूला किसका होता है, तो किसी भी एटम का, कोई भी एटम जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस सब का क्या होता है, तो इस सब का सिंबल होता है। और कोई भी मॉलिक्यूल जो भी होता है, मॉलिक्यूल मतलब दो या दो से अधिक एटम से मिलके जो बनता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, तो उसका क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। और मतलब सिंबल और फॉर्मूला की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख देना क्या कहलाता है, तो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब हो गया वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब रिएक्टेंट में जितना एटम का नंबर है वो अगर बराबर हो जाए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर नहीं हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास है केमिकल इक्वेशन C+O2CO2। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। प्रोडक्ट के अंदर आ जाइए, कार्बन है, कार्बन कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। देखिए, जितना रिएक्टेंट के अंदर में एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर में भी एटम्स है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन फिर आगे आ जाइए, इधर देख लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं H2+O2H2O। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कितना है, दो है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, इधर दो है प्रोडक्ट के अंदर। ऑक्सीजन कितना है, एक है। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो यह क्या कहलाएगा, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आज ये केमिकल रिएक्शन कभी भी जो है, जब भी कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे ना तो वो हमारा जो है थोड़ा सा वहाँ पर जो है सो हमको मार्क्स कम मिलेगा एग्जाम में। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। और पहली बात, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बैलेंस करने से क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग चाय बना रहे हैं, तो अगर चाय बना रहे हैं तो हमको मान के चलिए कोई चाय है, मतलब एक कप चाय बना रहे हैं, एक कप चाय के अंदर में अगर हम 4 चम्मच चीनी डाल दिए तो क्या हो जाएगा, चाय मीठा हो जाएगा, यही ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका सही रेशियो नहीं मिला। अगर हम चाय पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दिए तो चाय तीता हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सही से रेशियो पता नहीं हो ना, तो हम जो है सो एक परफेक्ट कोई भी सामान नहीं बना सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर में भी यही चीज़ होता है। बैलेंस करने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से उसमें पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सही रेशियो का पता चलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलिए बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो चलिए मेरे तरीका को फॉलो कीजिएगा। मैं जैसे H2+O2 मेरा ट्रिक कहता है, देखिए मेरे पास 3 फॉर्म ट्रिक है और उस 3 ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो समझते हैं। सबसे पहला काम करना है, देखिए जो बैलेंस है उसको आपको छूना तक नहीं है, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कीजिए। क्या, जो बदमाश होता है उसी बच्चे को आप सही कर सकते हैं। सही बच्चे को तो बदमाश, देखिए सही बच्चे को तो सही कर नहीं सकते हैं,
बदमाश बच्चे को सही कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो अनबैलेंस है, देखिए जरा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो है, इधर भी 2 गो है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो है, और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, नीचे में कभी कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे में लगाना है, जब भी लगा बैलेंस करने के क्रम में लगाना है तो हमेशा आगे में लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या किए, तो 2 को यहाँ आगे में लगा दिए। तो अब जब 2 आगे में लग गया तो देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 पहले से था और 2 और हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 पहले से है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है कि जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कीजिए, उसको बैलेंस करने के चक्कर में जो अनबैलेंस हुआ उसको फिर से बैलेंस कर दीजिए, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम और देख लीजिए, हमारे पास है AlCl3 प्लस Na, बनेगा क्या, तो NaCl प्लस Al। चलिए कैसे बना, क्या बना, आगे जब हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में तो उस समय आपको बताएंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप को बताएंगे, उसमें बताएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से बताएंगे। आप जो है सब मुश्किल, जब आपको ये दे दे ना, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिए तो आप बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो ये सब्सटेंस बनेगा, इतने अच्छे से ट्रिक से बताएंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग आगे और समझते हैं कि ये आखिर बैलेंस कैसे होती है, कि बैलेंस है क्या, एल्युमिनियम इधर 1 है, इधर भी एल्युमिनियम 1 है, चलिए अच्छी बात है, सोडियम भी 1 है, सोडियम भी 1 है, बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, इस साइड क्लोरीन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। और हम ट्रिक क्या बताएं कि जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करना है। तो हमको करना क्या, क्लोरीन को बैलेंस करना है, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, क्लोरीन के आगे में 3 लगा दिए। अब क्या हुआ, तो इसको तो बैलेंस कर दिए, इसके चक्कर में क्या हो गया, तो हमारा सोडियम भी 3 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम है, इसके आगे में 3 लगा दीजिए, बैलेंस्ड हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, 2 ट्रिक मेरा हो गया, कि पहला ट्रिक हो गया कि जो अनबैलेंस उसको बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा ट्रिक कहता है उसको बैलेंस करने के चक्कर में जो अनबैलेंस हो जाए उसको फिर वापस बैलेंस कीजिए, फिर देखिए कि उसको बैलेंस किए, फिर दूसरा कोई अनबैलेंस हो गया तो फिर उसको बैलेंस कीजिए, इस तरह से करते जाइए, अपने आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो दूसरा ट्रिक हमारे पास क्या कहता है, देखिए ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, देखिए अब यहाँ पर मेरा दूसरा ट्रिक काम करता है। दूसरा ट्रिक क्या कहता है, अगर कोई सब्सटेंस अकेला हो, दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, तो सबसे पहले, मतलब जो अनबैलेंस है उसको छोड़ दीजिए आप, सबसे पहले उसी को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, देखिए जरा, कार्बन यहाँ पर बस इसी जगह पर है और कहीं पर इसमें नहीं है, कार्बन रिएक्टेंट के अंदर में अकेले है, और प्रोडक्ट के अंदर में भी कार्बन क्या अकेले है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 लगा दिए, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। चलिए और कोई अकेला है क्या, तो जी हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर हाइड्रोजन इधर भी अकेला है, बैलेंस करना, इधर 12 है तो इधर 6 लगा दिए, 6 2 12 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन इधर गिन लीजिए क्या हो गया, 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया, इधर 6 है तो इधर 2 है तो 2 तो हो गया, अब बच गया कितना 16। तो बोलोगे सर 6 है, 6 को 16 तो बना नहीं सकते हैं, तो करना क्या आपको, इस 6 में कुछ करना ही नहीं है, इधर देखिए, अगर यहाँ पर कुछ भी डाल देंगे तो फिर ये सारा किया कराया पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि अगर 2 डाल, वहाँ पर 2 भी डाल दिया तो 6 2 12 कार्बन हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर 6 हो गया, हमको 18 लाना है ऑक्सीजन, तो 6 हो गया, अब बच गया कितना 12 बच गया, तो यहाँ पर आगे में 6 लगा दीजिए, और ये क्या हो गया, हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब केमिकल इक्वेशन जो है जनरली हमारे पास बहुत सारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार का इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई केमिकल इक्वेशन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, कोई रिएक्शन किया, पता चला कि ये सॉलिड है, तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है तो इसके बगल में क्या करते हैं, घेर करके एस लिख देते हैं। अगर कोई लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो इसके बगल में घेर करके एल लिख देते हैं। अगर कोई गैस के फॉर्म में आ रहा है तो जी लिख देते हैं। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो ऊपर के साइड में ऐसे एरो बना देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि गैस बाहर निकल रहा है। चलिए, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो रहा है, प्रिसिपिटेट को पीपीटी भी कहते हैं, तो हम लोग इस तरह से डाउन फॉल में एरो का साइन बना देते हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब हो गया कि प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। अगर कोई सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस
अगर किसी सब्सटेंस के प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एरो का साइन देते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंट में हो रहा है, तो आपको पता है कि ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हो रहा है, तो ऊपर में लिख देते हैं हम लोग सनलाइट और नीचे हम लिख देते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, किसी के प्रेजेंट में हो रहा है, किसी खास टेम्परेचर पर हो रहा है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर में लिख देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस एरो के साइन के ऊपर में ऐसे डेल्टा बना देते हैं, एक साइड दाहिने साइड से मोटा कर देते हैं हल्का सा, तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया। अगर हीट रिलीज हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, एरो का साइन डालते हैं और जो प्रोडक्ट के साइड में क्या करते हैं, प्लस हीट लिख देते हैं। हो गया। चलिए अब आ जाते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है वो समझिए, क्या वैसा सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को पार्टिसिपेट कराता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होने में मदद करता है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट रहेगा तब भी इसी तरह से एरो के ऊपर में लिख देंगे। अच्छा, कोई सब्सटेंस अगर एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में मतलब क्या, AQU, एक्वस का मतलब क्या हो गया, एक्वस का मतलब हो गया कि लिक्विड मिक्स सॉलिड, मतलब ऐसा सॉलिड जो कि लिक्विड के साथ मिक्स है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है लेकिन लिक्विड के साथ मिक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे। और जब कभी भी कोई एक्वस फॉर्म में होता है तो उसके बगल में शॉर्टकट में AQ लिखते हैं, सिंपल, मतलब क्या, वो एक्वस फॉर्म में है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्वस फॉर्म कब बनेगा, कब समझेंगे कि एक्वस बन रहा है, तो जब कभी भी कोई सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो फॉर्म होता है वो हमेशा एक्वस फॉर्म होता है। चलिए, तो ये सारा सब इससे क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन को हीट के आधार पर, केमिकल रिएक्शन को हीट के आधार पर दो भागों में पार्टिसिपेट किया गया, बांटा गया है। क्या सब, तो पहला हो गया आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, याद नहीं करना पड़ेगा डिफिनेशन। थर्म का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, थर्म का मतलब हीट। थर्मस याद होगा आपको, थर्मस का मतलब क्या, थर्मस में क्या करते हैं हम लोग, हीट को एब्जॉर्ब करा के रखते हैं, थर्मस में जो चीज़ गर्म रखते हैं गर्म ही रहता है, तो थर्मस से थर्म बना, थर्म मतलब हीट, तो इंडो का मतलब होता है लेना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक कहलाता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है, जिसके अंदर हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हुआ एंडोथर्मिक। सिंपल सा तरीका समझ लीजिए। अच्छा, एंडोथर्मिक का एग्जांपल देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर क्या हो रहा है, सनलाइट यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके अंदर हीट रिलीज हो रहा है, जैसे हमारे पास LPG, बर्निंग ऑफ LPG देख लीजिए। बर्निंग ऑफ LPG में होता क्या है, C4H10, ये LPG का फती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे जलता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है और हीट को रिलीज करता है, उसी हीट से ना हमारा खाना बनता है। तो हीट को रिलीज कर रहा है, तो रिलीज जब भी हीट को करेगा तो कैसा केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जब कभी भी हीट एब्जॉर्ब होगा, देखिए हम लोग रेस्पिरेशन में लोग क्या करते हैं, सांस का, शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालते हैं, तो अगर हम लोग गर्मी को बाहर निकाल रहे हैं तो कैसा कहलाएगा, वो जो है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल का पकना क्या कहलाएगा, तो फल जो पकता है वो क्या करता है, गर्मी को लेके पकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद डाइजेशन के अंदर में, डाइजेशन में क्या होता है, फूड जो है हमारे शरीर के अंदर में डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज कोई भी सब्सटेंस होगा तो हीट को लेके डिकम्पोज होगा, तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया है थर्म के आधार पर। उसके अलावा अगले वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का डिफरेंट टाइप्स, उसके प्रोसेस के आधार पर, और इस तरह से सीखेंगे कि ये जो है सो मिल करके ऐसा ही क्यों बना और कैसे बनेगा, नए ट्रिक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार तरीका से सीखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीक़ा से हम आपको बहुत आसानी से, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आप सीख गए हैं, और बहुत ही आसानी से आपको हम पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन या फिर कोई भी चैप्टर, मैथ्स हो, साइंस हो, साइंस का भी हर एक चैप्टर सबके सब हम आपको करवा देंगे और बहुत ही आसानी से आप। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।